नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का चैप्टर क्या निराश हुआ जाए। तो ये जो हमारा पाठ है ये गद्य खंड से रिलेटेड एक चैप्टर है, यानी कि एक कहानी के तौर पर यहाँ पर ये पाठ लिखा गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सा हमारा ये पाठ है और बहुत बड़ी सीख, एक समाज से रिलेटेड ये चैप्टर हमें, ये पाठ हमें देता है। देखिए, पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। तो ये क्यों दिया गया है इस पाठ का नाम इस तरह का कि क्या निराश हुआ जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि आए दिन, यानी कि सुबह जब हम उठते हैं, आए दिन हमें हमारे आसपास या हमारे एक तरह से हमारे एरिया में या देश में या हमारे राज्य में या कहीं पर भी हमें बहुत सारी ऐसी खबरें सुनाई देती हैं जो कि निराशाजनक होती हैं, जो कि एक तरह से हमें दुखी करने वाली होती हैं, जो हमें परेशान करने वाली होती हैं। अगर आप सुबह के टाइम पे स्कूल आने से पहले एक बार अगर न्यूज़पेपर उठाकर देख लें, ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर उठाकर सुबह के टाइम एक बार देखें तो आप उसको जब पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो उसके फ्रंट में जो आपका पहला पेज होगा वहीं से आप देखेंगे, वहीं से आप पढ़ना शुरू करेंगे कि आज देश में ये हो गया, आज वो हो गया, आज हमारे देखिए फिर जो आप फिर अंदर अंदर जो बाकी के जो नॉर्मल पेज होते हैं, यानी कि जो आपके आसपास से जुड़े हुए कॉमन जो पेजेस होते हैं, उनमें तो फिर और भी ऐसी चीजें आपको दिखाई देंगी कि आज वहां पर चोरी की, लूटपाट की घटना हो गई, या किसी ने किसी को मार दिया, या किसी ने किसी को धोखा दे दिया, या किसी ने पैसों के लिए धोखाधड़ी कर दी, किसी ने जमीन के लिए धोखाधड़ी कर दी, या बहुत सारी अलग अलग चीजें। और खास तौर पर बच्चों के साथ भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं कि आज बच्चे का अपहरण हो गया या किसी का यौन शोषण हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी निराशाजनक खबरें जो है हमें रोज सुनाई देती हैं, रोज की रोज दिखाई देती हैं हमारे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, अखबार होते हैं। तो ये चीजें अगर हम रोज इसी तरह से सुनते रहे, रोज इसी तरह से पढ़ते रहे, तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? हमारा जीवन तो निराशाओं से भर जाएगा। हमारा जीवन तो हम तो दिन रात यही सोचते रह जाएंगे कि नहीं, बच्चे को बाहर नहीं भेजना है, ये हो जाएगा, नहीं अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजना है, ये हो जाएगा, नहीं हमें अपनी जमीन नहीं बेचनी है, ये हो जाएगा, नहीं हमें किसी अनजान व्यक्ति से मदद नहीं लेनी है, ये हो जाएगा, नहीं हमें किसी से बात नहीं करनी। फिर तो सामाजिकता रहेगी ही नहीं, समाज ही नहीं रहेगा। तो इन सब चीजों के बीच कैसे हम उस निराशा में भी आशा की किरण खोजते हैं, उस निराशा में भी, उस दुख में भी हम कैसे खुशी को ढूंढते हैं, कैसे एक उत्साह को ढूंढते हैं, वो हमें ये पाठ यहाँ पर पढ़ा रहा है। यानी कि हर चीज से हमें डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, हर नकारात्मक चीज को अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत नहीं है, हर नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। नकारात्मकता चारों तरफ है, नेगेटिविटी चारों तरफ है, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना स्वीकारते हैं, कितना छोड़ देते हैं और कितना उसको पॉजिटिवली लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। और इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये पाठ लिखा है और सबसे पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वो 20 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल दुबे और इनकी माता का नाम श्रीमती ज्योति कली था। इनके परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। आचार्य द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। तो ये कुछ जरूरी चीजें हमने यहाँ पर द्विवेदी जी के बारे में लिखी हैं। और इस प्रकार 1923 में विद्या अध्ययन के लिए वो काशी आए और 1927 में उन्होंने वहां से हाई स्कूल की परीक्षा पास की और इसी वर्ष भगवती देवी से उनका विवाह भी संपन्न हुआ। और इस तरह से उसके बाद
उन्होंने 1930 में ज्योतिष विषय में आचार्य की उपाधि प्राप्त की और यहाँ पर 8 नवंबर 1930 से शांति निकेतन में द्विवेदी जी ने हिंदी अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। 1947 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से उन्हें विभूषित किया और 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और 19 मई 1971 को दिल्ली में इनका देहावसान हो गया और इनकी प्रमुख रचनाएं यानी कि जो इन्होंने अपना रचनाएं लिखी, जिनके और भी जो लेख थे, रचनाएं थी, वो थी बाण भट्ट की आत्मकथा जो कि एक उपन्यास है, अशोक के फूल ये निबंध संग्रह है, सूरदास और उनका काव्य आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में हमने यहाँ पर जाना, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है, जिन्होंने इस पाठ को यहाँ पर हमारे लिए प्रस्तुत किया है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और ये जो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने यहाँ पर केवल एक एक पाठ का गद्यांश ले लेकर, यानी कि एक एक गद्यांश को ले लेकर मैंने यहाँ पर आपके लिए ये चैप्टर यहाँ से पाठ जो है शुरू किया है। और उसके बाद सार भी मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सबसे पहले जो है शुरुआत कर रहे हैं कि मेरा मन, देखिए मैं चैप्टर को आपकी पाठ्य पुस्तिका से जरूर पढ़ूंगी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को चैप्टर उतने अच्छे से समझ नहीं आएगा जितना आपकी पाठ्य पुस्तिका से आपको आएगा। तो मैंने यहाँ पर आपकी बुक का जो आपका PDF है वो भी हमने निकाला है। तो अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप भी अपनी जो बुक है वो खोल कर रखिए सामने, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी भी बैठ सा जाता है, यानी कि जब हम होता है ना, जब हम हमेशा बुरी बुरी चीजें ही पढ़ते हैं तो हमारा बिल्कुल मन एक तरह से डर सा बैठ जाता है कि क्या सच में यही होगा। देखिए आपने कई बार जब आप न्यूज सुनते हैं तो न्यूज वाले खास तौर पर अगर आप न्यूज चैनल के आगे बैठ जाए ना तो आपकी एक टेंशन तो आपके दिमाग में एक ना एक टेंशन आ ही जाती है, ठीक है ना। आप क्या करते हैं जब बैठते हैं ना न्यूज के आगे, तो वो क्या करते हैं कि देखिए ये खबर, इतना भयानक तरीके से उस बात को वो बताते हैं, इतने खतरनाक तरीके से वो कोई भी खबर शेयर करते हैं कि आप डर जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये न्यूज़पेपर्स के बारे में बताया कि इस तरह से कई बार जब हम समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के से जो समाचार पत्र भरे रहते हैं तो फिर उस टाइम पे आरोप और प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि ऐसा लगता है कि देश में क्या अब कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की बात होती है कि डॉक्टर इस तरह की हरकतें करते हैं या डॉक्टर बहुत अलग अलग तरह की दवाइयां जो है अपने पेशेंट को देते हैं, यानी कि पैसों के लिए वो एक बॉडी तक को कई दिनों तक रख देते हैं। इस तरह से टीचर्स के बारे में भी आता है कि किस तरह से वो बच्चों को से फीस ऐंठ रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और तो इतनी सारी चीजें, ये जो आरोप प्रत्यारोप है, इसको सुनकर हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अब शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बच गया है जो कि ईमानदार है। यानी कि अगर हम इतना चीजें पढ़ेंगे, रोज अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, टीचर्स के बारे में, डॉक्टर के बारे में, इंजीनियर के बारे में या और भी बहुत सारे लोग, और राजनीतिक क्षेत्र में तो लोग भरोसा ही नहीं करते एक दूसरे पे, खास तौर पे जो राजनीतिक लोग होते हैं। तो अगर हम इसी तरह से लोगों पर भरोसा करना छोड़ दें तो हमें लगेगा कि क्या देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं बचा है। हम हर व्यक्ति को क्या करते हैं, संदेह की दृष्टि से देखते हैं। और खास तौर पर आदमी, व्यक्ति जितने बड़े पद पर होता है ना तो उसे उतना ज्यादा संदेह की नजरों से देखा जाता है और उतने ज्यादा दोष जो है उस पर मढ़े जाते हैं, ठीक है। तो इस पाठ को हम चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तिका की तरफ और वहां से हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप भी सब रीडिंग करेंगे यहाँ पर साथ में, और जिनके पास पाठ्य पुस्तिका है वो भी। तो देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। यानी कि लेखक अपने बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा था कि इस टाइम पे सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, और जो कुछ करेगा भी तो उसमें लोग उसको दोष खोजने लगेंगे। यानी कि अगर कोई कुछ करता भी है तो लोग उसमें क्या करते हैं, कमियां निकालने लग जाते हैं, दोष खोजने लग जाते हैं, ठीक है।
तो उससे सारे गुण भी भुला दिए जाते हैं। और अगर मान लो कहीं पर उससे चूक हो जाती है, उससे कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, उसके सारे गुणों को भुला देते हैं। यानी कि इससे पहले जो उसने अच्छे काम किए हैं या इससे पहले जो उसने कुछ अच्छा किया है, तो वो उन सभी गुणों को जो है भुला देते हैं। और यही कारण है, और उसके जो दोष होते हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगता है। दोष किसमें नहीं होते। अब देखिए, ये बात तो सही है कि दुनिया में कोई भी इंसान, कहते हैं ना कि गलतियां जो है इंसान से ही होती है, तो दुनिया में कौन इंसान ऐसा है कि जो गलती नहीं करता या जिसमें दोष नहीं होता, जिसमें कमियां नहीं होती? कौन सा इंसान ऐसा है? तो हर आदमी अगर दोषी दिख रहा है, ठीक है, यही कारण है कि हर आदमी दोषी दिख रहा है। यहाँ पर गुणी कम, एक गुणी कम है, कम क्या, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, स्थिति अगर ऐसी हो तो निश्चय है कि ये चिंता का विषय है। तो यहाँ पर लेखक जो है बता रहे हैं कि चारों तरफ जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चोरी की घटना होती है, डकैती की घटना होती है, तस्करी की घटना होती है, भ्रष्टाचार की घटना होती है, शोषण की घटना होती है, हत्या और बहुत सारी और भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, और इससे बहुत सारा जो माहौल है वो आरोप प्रत्यारोप का बन गया है। यानी कि एक दूसरे पर आरोप लगाने का, एक दूसरे पर प्रत्यारोप करने का जो ये माहौल है, ये समाज में बन गया है। और इस कारण ऐसा लगता है कि देश में कोई भी ईमानदार अब बचा नहीं है, कोई ईमानदार नहीं रह गया है। और साथ ही हर व्यक्ति को संदेह की नजरों से देखा जाने लगा है, हर व्यक्ति को शक की निगाहों से देखा जाने लगा है। और देखिए, इसके सार के तौर पर यहाँ क्या बता रहे हैं, पूरे चैप्टर का जो एक एक गद्यांश यहाँ पर दिया गया है और उस एक एक गद्यांश का सार भी यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, सार के तौर पर, यानी कि इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम कि क्या कहना चाह रहे हैं इसमें लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो देखिए, आज के समय में लेखक फैले हुए ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा दुखी हैं। ठीक है, आजकल के समाचार पत्रों में ऐसी खबरें पढ़कर ऐसा लगता है कि आदमी एक दूसरे पर विश्वास करने से अब खुद को रोकता है। यानी कि वो दूसरे पर भरोसा करने से खुद को रोकता है। ऐसा लगता है कि चारों तरफ सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं, अच्छाई का नाम ही नहीं है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार नहीं बचा है, मात्र बुराइयां ही देश में बची है। और खास तौर पर जो व्यक्ति ऊंचे पद का है, खास तौर पर जो व्यक्ति ऊंचे पद पर है, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। खास तौर पर जो ऊंचे पद पर व्यक्ति है, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। लोग उस पर विश्वास नहीं करते, बल्कि उसे हमेशा दोष की नजरों से देखा जाता है। देखिए, जितने बड़े पद पर व्यक्ति होगा, भले ही वो अच्छा इंसान है, भले ही वो एक तरह से लोगों को समझता है, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझता है, लेकिन फिर भी लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसके पद के कारण, कि उस पद का पहले किसी ने कुछ गलत इस्तेमाल किया है, कुछ गलत तरह से प्रयोग किया है, लोगों को उस पद के अकॉर्डिंग सुविधाएं नहीं दी हैं, तो अब लोगों का जो है विश्वास उससे हट चुका है। अब फिर उस पद पर चाहे कोई भी व्यक्ति बैठे, लोग उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, किसी के साथ मुलाकात हुई, तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मेरी किसी के साथ मुलाकात हुई, तो उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए और इस समय उन्होंने कहा कि सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। यानी कि सुखी व्यक्ति वही है इस टाइम पे जो कुछ नहीं करता, क्योंकि किसी भी बात पर अपना पक्ष नहीं रखता। यानी कि अगर बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहां पर कोई बात चल रही है, कोई बहस चल रही है, तो सुखी व्यक्ति वो है जो उस बहस में जो है अपनी बात नहीं रखता, अपनी, एक तरह से कहते हैं ना कि अपनी टांग नहीं डालता। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अगर वो व्यक्ति वहां पर बैठेगा, वो भी बातचीत करेगा, वो भी अपना पक्ष रखेगा, तो क्या कुछ लोग फिर उसके विपक्ष में होंगे, कुछ लोग वो भी कुछ लोगों के विपक्ष में होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बात बिगड़ेगी और फिर क्या होगा, एक बार के लिए उससे भी नाम रखा जाएगा। तो इस तरह से
या फिर कोई किसी से व्यवहार नहीं रखता, इस दुनिया में वही सुखी है। यानी कि लोगों के साथ व्यवहार ना रखो, ना अच्छी बुरी बात कहो। देखिए, अगर आप किसी के मित्र बनते हैं तो आप क्या करते हैं, कई बार उसको मित्र की तरह सलाह भी देते हैं, कई बार उसको मित्र की तरह जो है ट्रीट भी करने लगते हैं। लेकिन कुछ चीजें लोगों को बुरी लग जाती हैं, कुछ चीजें लोग पसंद नहीं करते, और फिर एक तरह से क्या होता है, फिर अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है और उसके बाद रिश्ता खत्म हो जाता है। तो यही सारी चीजें करने से अच्छा है कि किसी से ऐसा व्यवहार रखो ही ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है कि लोगों को आदत हो गई है हर आदमी में बुराई खोजने की और उसके द्वारा किए गए अच्छे काम पर ध्यान ना देने की। यानी कि कोई भी इंसान है, दो लोग अगर बातें कर रहे हैं आपस में, अगर तीसरा कोई व्यक्ति आता है, वो उनके साथ बातें करता है, अगर वो वहां से चला भी जाता है तो फिर वो दो लोग उसकी कमियां ही निकालेंगे, उसकी गलतियां ही वहां पर शेयर करेंगे, उसके गुणों को डिस्कस नहीं करेंगे। तो उसमें अवगुणों को ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाए जाने लगा है, क्योंकि जैसे यहाँ पर कहा है कि मनुष्य हैं तो कोई ना कोई अवगुण तो होगा ही, कोई ना कोई कमी तो होगी ही। लेकिन क्यों जरूरी है कि हम अवगुणों का ही बखान करें, क्यों जरूरी है कि हम कमियों को भी गिने, हम उन अच्छाइयों को उजागर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बुराइयों को ही बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। अगर स्थिति ऐसी है तो ये निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर ये स्थिति है तो निश्चय ही ये चिंता का एक विषय है। ठीक है, तो ये पहले गद्यांश का हमारा सार था। अगले गद्यांश को पढ़ते हैं। आप सभी जो बच्चे रीडिंग करना चाहते हैं वो रीडिंग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसके आगे हम इसको पढ़ते हैं कि क्या यही भारतवर्ष है। इसके आगे का टॉपिक देखिए कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। देखिए, दूसरा गद्यांश यहाँ पर शुरू हो रहा है। ये जो पूरा चैप्टर है इसको यहाँ पर हमने छोटे छोटे गद्यांशों में लिखा है और फिर उसका सार भी आपको बताया है। तो अब देखिए, इतनी सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो क्या ये वही भारत है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? क्या ये वही भारत है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय जैसे महान सांस्कृतिक सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गदर में डूब गया। तो देखिए, इतने महान पुरुषों का ये भारत, ठीक है, जिसका सपना जो है गांधी जी ने और तिलक जी ने देखा था, रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय जैसे महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गदर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों के मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूखी ही गया, क्या सूख गया। तो देखिए, यहाँ पर कितनी बड़ी उपाधि दी गई है हमारे देश भारत को। क्या कहा है कि आर्य और द्रविड़, जो आर्य हमारे देश में आए थे, द्रविड़ जो थे, हिंदू और मुसलमान जो थे, यूरोपीय और भारतीय आदर्श, यूरोपीय जो हमारे देश में आए, तो इन सभी का जो एक मिलन भूमि जो ये है, जो ये मिलन यहाँ पर हुआ था, इतने सारी अलग अलग सभ्यताओं का, अलग अलग संस्कृतियों का, अलग अलग रीति रिवाजों का, तो इस मिलन भूमि के महासमुद्र जो जिसमें इतनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं, इतनी बड़ी बड़ी संस्कृतियों की जो ये मिलन भूमि है, क्या उन सभ्यता संस्कृतियों का समुद्र सूख गया है? तो लेखक कहते हैं, मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। लेखक कहते हैं कि मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मुनियों के, हमारे महान मनुष्यों के जो यहाँ पर बताया कि सपनों का भारत और क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कहा है कि यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है,
हाँ, ये हम कह सकते हैं कि इन दिनों कोई ऐसा माहौल बन गया है कि कोई यदि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। वो कहते हैं हाँ, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि आज हमारे समाज में कुछ ऐसा माहौल जरूर बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत से काम करने वाले जो लोग होते हैं, ईमानदारी से जीविका चलाने वाले जो लोग होते हैं, वो निरह ही भोले भाले श्रमजीवी जो है, मेहनत करने वाले जो लोग हैं, वो पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। हाँ, समय जरूर चेंज हुआ है, समय जरूर बदला है, काफी सारी चीजें बदली हैं, लेकिन जो हमारे देश की सभ्यता संस्कृति है वो इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती है। तो क्या कहा है कि यहाँ पर ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। आज के टाइम में जो व्यक्ति ईमानदारी से पैसा कमाता है, मेहनत करता है, मेहनत से पैसा कमाता है, उन्हें मूर्ख समझा जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। जो सच्चाई है वो भीरू और बेबस लोगों के ही हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था अब थोड़ा हिलने लगी है। तो देखिए, इस तरह से ये चीजें होता हुआ देख लोगों की आस्थाएं जो हैं वो थोड़ा सा हिल रही है, थोड़ा सा डगमगा रही हैं जीवन के मूल्यों के प्रति, जीवन के आदर्शों के प्रति। देखिए, पाठ का सार है, जितना अभी तक हमने गद्यांश पढ़ा उसको सार के तौर पर यहाँ पर पढ़ूंगी। तो देखिए, यहाँ पर सार के तौर पर यहाँ पर मैं बताती हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो द्विवेदी जी कह रहे हैं कि क्या इसी भारतवर्ष की कल्पना हमारे देश के महान नेताओं ने, ठीक है, वो कहते हैं लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, क्या इसी तरह की जो कल्पना की थी हमारे देश के महान नेताओं ने, जिनका सपना लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी ने देखा था। तो वो कहते हैं लेखक ने आजकल भारत की स्थिति के बारे में सवाल उठाया है। जो लेखक हैं वो भारत की स्थिति, आजकल के भारत की जो स्थिति है उसके बारे में सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का ये भारत, तिलक का यह भारत, ऐसा लग रहा है कि पुराने समय में जो इंसानियत मानवता बची थी, जो पुराने समय में इंसानियत और मानवता हमारे देश में थी, वो कहीं नहीं अब दिखाई दे रही है, वो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। हमारा जो पुरातन भारत था, पुरातन भारत यानी कि जो प्राचीन भारत हमारा था, जिसमें आर्य समाज था, द्रविड़ समाज था, हिंदू थे, मुसलमान थे, यूरोपीय देश थे और भारतीय परंपराओं की एक तरह से और उनके आदर्शों की ये जो मिलन भूमि थी, यहाँ पर इतने सारे जो अलग अलग तरह के जो लोग आए, अलग अलग तरह की जो सभ्यताएं आई, तो इन सब सभ्यताओं की ये मिलन भूमि के लिए कह रहे हैं वो इस बात का विश्वास उन्हें नहीं हो रहा है कि क्या यह वही महात्मा गांधी का भारत है जिसकी सभी लोग मिसाल देते थे, कि ये वही महात्मा गांधी का भारत है जिनके लोग बहुत ज्यादा मिसाल देते थे। तो लेखक कहते हैं कि मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कि हमारा जो सभ्यता संस्कृतियों से जो युक्त भारत है, जिसमें इतनी अलग अलग तरह की सभ्यताओं का समावेश है, वो इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता, वो इतनी आसानी से समाप्त नहीं हो सकता। कहते हैं हमारे महान मनुष्यों ने जो सपना देखा था भारत का, वो वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। यानी कि जिस तरह का सपना देखा था एक सभ्य, संस्कृत और भारत का जो सपना देखा था वो कभी भी टूट नहीं सकता, वो हमेशा इसी तरह से बना रहेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं आगे, उन्होंने यहाँ पर बताया कि आज जो समाज है, आज का जो समाज है, उसमें ईमानदार व्यक्ति ही पिस रहा है। जो ईमानदार व्यक्ति है, आपने देखा होगा कि जो अपने काम को, जो अपने कार्य को पूर्ण लगन के साथ करता है, पूरी निष्ठा के साथ करता है,
पूरा एक तरह से समय का पाबंद होकर करता है तो लोगों को लगता है कि ये यही इस काम को अच्छे से करता है। बाकी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपना काम भी करते हैं, अपना दूसरे काम भी निकाल लेते हैं और उसको कहते हैं अरे तू तो बेवकूफ है, इतना तन्मयता के साथ काम करने की क्या जरूरत है। तो इस तरह से ये जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं वही पिसते हैं, अर्थात ऐसा लगता है कि इस समाज में पिसे जा रहे, शोषण का शिकार हो रहे और धोखे का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यानी कि जो धोखे से रोजगार करते हैं, जो अलग अलग तरह की चीजें करके समाज में लोगों को धोखा देकर बेईमानी से जो लोग पैसा कमा रहे हैं वही फल फूल रहे हैं। यानी कि ईमानदारी की जो वैल्यू है, ईमानदारी का जो एक तरह से महत्व है वो कहीं ना कहीं जो है कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शोषण का शिकार हो रहे हैं और धोखे का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो व्यक्ति ईमानदार है, जो अपने काम को पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी कर्तव्य परायणता के साथ करता है और टाइम टू टाइम जो है फिक्स काम करता है, उसको मूर्ख समझा जाता है। उसको समझा अरे ये तो बिल्कुल ये तो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, इसका तो काम बिल्कुल टाइम टू टाइम रहता है, अपडेट रहता है, ठीक है ना। सच्चाई जो है उसको भीरू और बेबस, यानी कि जो सच है, आजकल झूठ का बोलबाला है, सच जो इंसान बोलता है वही बेबस हो जाता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्थाएं हिलने लगी हैं। यानी कि जीवन के महान मूल्यों पर से अब लोगों की आस्थाएं, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें दूसरों पर भरोसा करना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, नैतिकता का पालन करना चाहिए, ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य परायणता जो है उसके साथ अपने काम को करना चाहिए। लेकिन इस तरह से करने के लिए अब लोगों की आस्था जो है अब थोड़ा सा समाज से हिल रही है। यानी कि अब लोग भी सोच रहे हैं नहीं कि कुछ फायदा नहीं है ईमानदार बनके, कुछ फायदा नहीं है सच्चा बनके, कुछ फायदा नहीं है कर्तव्य परायण होके, कुछ फायदा नहीं है अपनी काम को निष्ठा से करके। क्योंकि कहते हैं कि ज्यादा जो है फिर तो उन लोगों चलती तो उन लोगों की है जो एक तरह से झूठ बोलते हैं, जो दूसरों के काम करते हैं, यानी कि दूसरों की एक तरह से कहते हैं ना कि दूसरों की का एक तरह से चमचा बनना, ठीक है। तो यानी कि दूसरों की जो मदद, दूसरों के पे जो लगे रहते हैं, उनकी जो गुलामी करते रहते हैं। तो यहाँ पर उस चीज को ज्यादा अच्छा बताया और कहा है कि ये सब देखकर कहीं ना कहीं जो बची खुची ईमानदारी है, जो बची खुची एक तरह से कर्तव्य परायणता है, सच्चाई है, वो कहीं ना कहीं जो है पहले ही डर जाती है, पहले ही सहम जाती है, ठीक है। देखिए तीसरे गद्यांश को पढ़ते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। जो हमारा भारतवर्ष है, यहाँ पर कभी भी शुरुआत से ही हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है मेहनत करके खाना और एक तरह से बहुत कम चीजों में भी अच्छे से गुजारा करना, ये हमने काफी अच्छे से सीखा है। तो भारतवर्ष जो है, हमने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। यानी कि भौतिक वस्तुओं का संग्रह करते रहो, जो हमें एक तरह से भौतिक विलासता दे उसका संग्रह करते रहो, इस चीज को हमने कभी महत्व नहीं दिया। क्योंकि हमारी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। यानी कि हम ये सोचते हैं कि हम चलते हैं कबीर दास जी के एक तरह से जो विचार है उन पर। हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने कुल या खानदान से या अपने पैसों से, अपने रुपए से बड़ा नहीं होता।
व्यक्ति बड़ा होता है अपने कर्मों से, अपने गुणों से, अपने व्यक्तित्व से, यानी कि उसमें किस तरह के गुण हैं, किस तरह के उसके कर्म हैं, उससे व्यक्ति बड़ा होता है। तो ऐसी सोच हमारी रही है शुरुआत से ही, यानी कि हम कभी भी भौतिक संसाधनों पर नहीं जाते, हम जाते हैं व्यक्ति के अंदर जो उसके आंतरिक गुण हैं, उनको हम देखते हैं कि उसके वही गुण जो है चरम है और वही गुण जो है परम है। पर लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। देखिए, ये जो चार चीजें हैं, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये चारों गुण जो है प्रत्येक मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, एक तरह से हर मनुष्य में रहते हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर देना, यह बहुत बुरा आचरण है। तो देखिए, बहुत बड़ी तो ये आपके लिए चैप्टर बहुत बड़ी सीख देने वाला है, जीवन की एक बहुत बड़ी सीख यहाँ पर मिलेगी। देखिए, पहले तो यहाँ पर शुरुआत में हमें बताया कि किस तरह का माहौल अब हमारे समाज में है, फिर बताया कि क्या यही सपना देखा था हमारे देश के महापुरुषों ने हमारे देश के विषय में, और अब जो है देखिए सच्ची बात यहाँ पर बताई जा रही है कि हाँ, कोई भी मनुष्य 100%, जैसे मैंने बताया ना कि कमियां जो है हर एक व्यक्ति में होती हैं, कमियां जो है हर एक इंसान में होती हैं, लेकिन अब आप पे निर्भर करता है कि आप किस चीज को आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चार गुण जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से होते हैं, लेकिन उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, कि इन चारों को ही प्रधान शक्ति मान लेना कि हाँ, यही चीजें मेन है, यही चीजें जो कुछ है सब कुछ यही है, ये सब मान लेना और अपने मन और अपनी बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना। यानी कि इन चारों पर कंट्रोल करने के बजाय, अपने लोभ पर कंट्रोल करने के बजाय, अपने मोह पर कंट्रोल करने के बजाय, अपने क्रोध पर कंट्रोल करने के बजाय, अपने काम पर कंट्रोल करने के बजाय, हम अगर अपने मन को, अपनी बुद्धि को उन्हीं के अधीन कर दें कि नहीं, पैसा ही सब कुछ है, ठीक है, या फिर मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरा परिवार, मेरा घर सब कुछ है मेरे लिए, मेरे संसाधन ही सब कुछ है मेरे लिए, अगर हम यही सोच लें या अपने आप को क्रोध के अधीन कर दें। कोई होता है ना कि हर काम को गुस्से में, ठीक है, आपको देखिए गुस्सा एक स्वाभाविक स्थिति है, क्रोध एक स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन वो आप पर निर्भर करता है कि कब आप उसको दिखाना चाहते हैं और कब आप उसको नहीं दिखाना चाहते। एक बात आपने सुनी होगी कि सब लोग, हम लोग, मैं, आप, हम सब, हम कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। अब ये गुस्सा कोई आने और जाने वाली चीज नहीं है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उस चीज को कैसे देख रही हूं और कैसे मेरे को गुस्सा एक तरह से आ रहा है, तो मैं उसको कैसे, किस हद तक मैं उसको एक तरह से कंट्रोल कर सकती हूँ, किस हद तक मैं उसको कह सकती हूँ। आपने देखा होगा कि जब आप घर पर होते हैं, ठीक है ना, यही चीजें हैं, ये दो डिफरेंस आप यहाँ पर अगर समझ जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप अपने गुस्से को भी अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। हम जब घर पे होते हैं तो कहते हैं ना, अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है ना, अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है। अगर आपको आपके पसंद का खाना नहीं मिलता, आप कहते हैं कि मुझे नहीं खाना ये खाना, मेरे लिए दूसरा खाना बनाओ, या मुझे ये कपड़े पहनने नहीं है, मेरे लिए दूसरे कपड़े लेकर आओ, या कोई भी चीज, आप एक तरह से हर चीज पर अपना गुस्सा निकालते हैं या जोर से बोलते हैं। लेकिन वही चीज अगर आपको स्कूल में टीचर डांट दे या आपके मित्र कोई कुछ कह दे, तो हर पे आप चिल्लाते नहीं है, आप क्या करते हैं, कंट्रोल। आप क्या करते हैं, संयम रखते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सही जगह नहीं है मेरा गुस्सा दिखाने के लिए, ये
सही जगह नहीं है मेरा गुस्सा दिखाने के लिए। तो यही चीज आप घर पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, यही चीज आप हर जगह पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे हाथ में होती हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध। अब आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड के पास बहुत अच्छा एक टिफिन बॉक्स आया है या बहुत अच्छा बैग है उसके पास, बहुत अच्छी चीज, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप घर जाके जिद करेंगे मुझे नया बैग चाहिए, मुझे नया टिफिन चाहिए, मुझे नया बॉक्स चाहिए या नई चीज, कोई वीडियो गेम या कोई ऐसी चीज। वो आप पर निर्भर करता है कि आप कितने हद तक कंट्रोल कर पाते हैं, कितने हद तक आप चीजों को समझते हैं कि नहीं अभी उसको जरूरत है इसीलिए उसके पास नया आया है, जब मेरी जरूरत होगी तो मेरे पास भी नया आएगा। ठीक है ना। तो हमें मेन चीज है कि हम ये सारी चीजें, भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें कंट्रोल करके रखनी चाहिए। ठीक है। तो मुझे लगता है चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, समझने में। तो आज जितना पढ़ा है उसे आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ें, घर पर रिवाइज करें, बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।